इशू को थ्रू आउट सपोर्ट किया है और आज वहां पे आप हैं, आपकी सरकार है। अब टाइम है डिलीवर करने का। और ये केसेस टाइटलर और सज्जन कुमार के काफी आगे स्टेज पे पहुंचे हुए हैं। सज्जन कुमार का तो फैसला आने वाला है, तो इसमें हमें आपकी हेल्प चाहिए। और ये जो ये लड़ाई है इसको ताकि ये कल्मिनेट करो और हम ये दिखाएं कि जहां इस देश में कानून से ऊपर कोई नहीं, law is above all, and we just want that the law of the land should be enforced. And thank you so much. Thank you for coming over and thanks for giving me this opportunity. फुल्का साहब ने बात शुरू कर दी है। एक्चुअली मैं इसीलिए कह रहा था कि स्वामी साहब के मुंह से ही बातें सुनेंगे। मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ, प्रोफेसर रिटायर हुआ हूँ। 84 जून के बारे में लिखा भी। एक्चुअली मेरी किताब 1983 में आई थी पंजाब के ऊपर, विच वॉज रिव्यूड इन द सेंस गिविंग ए हिंट दैट इज पॉलिटिकल। तो इसलिए मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा था। और जब मैंने ये कहा कि ये लोन एग्जिस्टेंस रहे अब तक जनता पार्टी के, और इमीडिएटली आफ्टर ब्लू स्टार मुझे चंद्रशेखर जी से मिलने की मौका भी मिला था। तब तक इलेक्शन हो गए थे, तो उन्होंने कहा भी देखो हमने इलेक्शन में तो आपने कुर्बानी दे दी, लेकिन फिर भी लड़ते रहेंगे। और इसलिए और दूसरी बात, फुल्का साहब ने क्योंकि नवंबर 84 कह ही दिया है कि सारे इस हाउस को थोड़ा सा मैं अगर उन्हें पता हो कि फुल्का साहब पंजाब के पिछले इलेक्शन के बाद पंजाब असेंबली में अपोजिशन के लीडर नियुक्त किए गए थे। अपोजिशन के लीडर का जो हिंदुस्तान में स्टेटस है, चाहे वो असेंबली में हो चाहे वो पार्लियामेंट में हो, एक कैबिनेट मिनिस्टर के बराबर होता है। उसको वो जो कैबिनेट मिनिस्टर को फैसिलिटी मिलती है, कार, बंगला वगैरह वगैरह वगैरह, और जो सम्मान मिलता है उसको मिलता है। और पंजाब में ये सब कुछ फुल्का साहब को दिया गया। लेकिन जो मिनिस्टर बन जाता है, जैसे कि मिनिस्टर का स्टेटस होता है, वो वकालत नहीं कर सकता। और जब हाई कोर्ट में सज्जन कुमार के और इन लोगों के केसेस आए तो फुल्का साहब के सामने ये समस्या आ गई, अब मैं ये केस नहीं लड़ सकता। उस टाइम फुल्का साहब ने कहा कि ये पड़ा हमारा कैबिनेट स्टेटस एंड आई रिजाइन फ्रॉम द स्टेटस ऑफ लीडर ऑफ अपोजिशन। तो फुल्का साहब ने उसको छोड़ करके ये सब किया। तो ये सब चीज़ें इस वक्त डिस्कस करने की नहीं थी क्योंकि फुल्का साहब ने बात की। तो अब सबसे पहले मैं सुब्रमण्यम स्वामी साहब को रिक्वेस्ट करूँ। स्वामी, द ऑडियंस हियर अंडरस्टैंड्स पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी। मैंने इसलिए इंग्लिश में बात शुरू की कि आई थॉट आई शुड बी एबल टू कन्वे टू यू, बट यू आर फ्री टू स्पीक एनीवन। इस सभा के अध्यक्ष पुष्पिंदर जी, मंच में उपस्थित जाने माने हिंदुस्तान के पर्सनालिटीज और यहाँ आए हुए हमारे भाई और बहनों, मुझे सिख की से हमदर्दी तब बनी जब हम बहुत छोटे थे। हम दिल्ली में रहते थे, मेरे पिताजी गवर्नमेंट में से, और हमारी सरकारी कोठी, पिताजी की सरकारी कोठी तुर्कमान गेट के पास ही था, उस सर्कुलर रोड। और हमारे सब लोग उस समय, लगभग हमारे जो लोग थे, पड़ोसी थे, सब निराश थे। तब मुझे मेरे माताजी ने कहा कि अखबार में आया कि सिखों का माइग्रेशन हो रही है पंजाब से,
तो वो आ जाएंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। और यही हुआ कि सारा जो दिल्ली की माहौल थी सिख आने के बाद बदला। तो तब मेरा परिचय हुआ सिखों की जो वीरता। बाद में इतिहास में पढ़ा जी सबसे ज़्यादा फांसी किसी को अंग्रेज़ों ने दिया तो सिखों को दिया था। फिर इमरजेंसी में हम लड़ रहे थे, मैं तो सिख ही थोड़े दिन बन गया था और कई मुश्किलात भी आए। एक बार मैं ऑटो रिक्शा में जा रहा था इमरजेंसी के काल में दिल्ली में, तो ऑटो ड्राइवर भी सिख था। तो उसने मुझसे कहा कि जैसे जा रहा था रास्ते में चौराही आई तो उन्होंने कहा सज्जा या खब्बा। तो अब मैं नहीं पंजाबी जानता तो मैंने कहा सीधा सीधा। तो 2 बार 3 बार सीधा सीधा होने के बाद उसने रोका और मुझे पूछा कि कौन हो तुम? तो मैंने कहा मैं कनेडियन सरदार हूँ, मुझे पंजाबी नहीं आता है। तो फिर उसने मुझे चाय के दुकान में ले गया, कहा कि मुझे वीज़ा दिलाओ, मैं भी कनाडा में। हमारी जो सारी जो इतिहास से हमने ज्ञान प्राप्त की उसमें इतना जरूर मैं कहूँगा कि मुगलों का कमर तोड़ा किसी ने तो गुरु गोविंद सिंह ने तोड़ा। और जो त्याग हिंदुओं के लिए गुरु तेग बहादुर ने दिया उसको कोई भूल नहीं सकता। तो मैं तो सबको कहता हूँ, कहते हैं लोग कहते हैं इतना दिलचस्पी क्यों तुम इस सिख के समस्या या पंजाब के उस समय जब चल रही थी क्यों लाभ ले? तो मैंने कहा हम ऋणी हैं, माने हमें कर्जा है। सिखों ने, आज मैं अपने को गर्व से हिंदू कह सकता हूँ क्योंकि सिखों ने जो त्याग किया, सिखों ने जो लड़ाई किया, उस कारण से मैं आज अपने को हिंदू कह सकता हूँ। नहीं तो क्या होता हमारे देश में। और ये इस्लाम जहाँ भी गई है, जैसे ईरान में गई, ज़ोरास्ट्रियन देश था जो आजकल हम यहाँ पारसी कहते हैं उनको, 15 साल में कब्जा करने के बाद उन्होंने पॉपुलेशन को 100% मुसलमान बना दी। मेसोपोटामिया, बेबीलोन जो बगल में है उसको भी 17 साल में कर दी। इजिप्ट को 21 साल में कर दी। अंग्रेज़ों ने तो क्रिश्चियंस ने तो यूरोप को 50 साल में 100% क्रिश्चियन बना दी। परंतु इस देश में 800 साल मुसलमान की राज चली, क्रिश्चियन की अंग्रेज़ों के ज़रिए 200 साल चली। आज भी हिंदू 80% है। उसका कारण है कि सिखों ने जब भी आवश्यक पड़ी लड़कर हमारे देश को बचा के रखा। और फौज में भी हैं। और इस फौज हमारी एक रीढ़ की हड्डी होने के कारण साजिश रची गई। ऑपरेशन ब्लू स्टार एक साजिश थी। इसमें आतंकवाद का कोई अर्थ नहीं था। मैं फर्स्ट हैंड मैं जानता हूँ क्योंकि राजीव गांधी मेरे दोस्त बन गए थे। वो 1981 में आए थे चुनकर, 80 में आए थे संजय गांधी मरने के बाद, और वो मेरे बगल में ही बैठते थे लोकसभा में। तो धीरे धीरे हमारी दोस्ती बनी उनसे। और मैं ये जानता हूँ कि उसके ज़रिए मैं कांग्रेस के अंदर भी जो बातचीत चल रही थी, बूटा सिंह मुझे कई बार कहते थे तुम गोल्डन टेम्पल जा रहे हो, मत जाओ, वहाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ये एक तो पहले से मैं ये कह सकता हूँ कि हरकिशन सुरजीत ने बार बार दिल्ली में कहा था कि भिंडरावाला आगे बढ़ेगा तो हम कम्युनिस्टों के लिए कोई चांस नहीं है। इसी प्रकार से कई जो क्रिश्चियन धर्म में बदलने के लिए प्रयास करते थे पंजाब में, और आज भी बड़े जोर में हैं, वो भी ये कहते थे कि भिंडरावाला आएगा तो फिर पंजाब में कभी क्रिश्चियन के लिए फ्यूचर नहीं। सबसे ज़्यादा जो दबाव लगाई वो तो सोवियत रूस थी। अंग्रेज भी थे इसमें। अंग्रेज तो पहले से सिखों से उनको नफरत होती थी कि उन्होंने
45-50 के बीच में कि जितना हार उनके ऊपर इन्हें कितना हार खाना पड़ा कि वो सदा के लिए किस तरीके से सिखों का शक्ति को कम कर सकते हैं, ये तो अंग्रेज के दिमाग में बहुत पहले से था। और ऑपरेशन ब्लू स्टार प्लानिंग में भी अब तो डॉक्यूमेंट्स भी बाहर आ गए हैं कि उन्होंने सलाह दी कि किस तरीके से करनी चाहिए। बट रूस के लिए मैं व्यक्तिगत जानता हूँ, क्योंकि मुझे सोवियत एम्बेसडर ने एक रिसेप्शन में मिलकर मुझसे बात की कि व्हाई आर यू सपोर्टिंग द संत भिंद्रेवाला। एंड मैंने जब उनसे पूछा, वो कहते हैं वो टेररिस्ट हैं, वो CIA से डायरेक्ट कम्युनिकेशन है। मैंने कहा कहाँ से डायरेक्ट कम्युनिकेशन है? नहीं वो गोल्डन टेम्पल के अंदर से। मैंने कहा क्या हमारी सरकार को नहीं पता है? टेलीफोन से करते हैं क्या, ट्रांसमीटर से करते हैं? तो ये इस प्रकार की प्रोपेगेंडा जो चली, उसमें कालेकर के अतिरिक्त जो अन्य लोग थे, जैसे इंडियन एक्सप्रेस के ही गुप्ता, क्या नाम है पहला, शेख वो तो वहाँ थे। वो तो मेरे बारे मुझे एक बार मैं गया था और 5 दिन मैं हरमंदिर साहब के अंदर, 2 दिन मैं नानक निवास में और 3 दिन अकाल तख्त में भिंडरेवाला के साथ ठहरा था। तो जब बाहर आए तो पहला सवाल ये पूछा उसने कि आपने हथियार देखे? मैंने कहा मैं तो भिंडरेवाला को मिलने के लिए गया, हथियार देखने की क्या सवाल है? हेडलाइन क्या थी इंडियन एक्सप्रेस में? स्वामी सेज देयर आर नो आर्म्स इन गोल्डन टेम्पल। तो इस प्रकार की जो इंफॉर्मेशन से लोगों के दिमाग को पोल्यूट करने के लिए हवा बनाई गई, और उसके पीछे जो सोवियत रूस की आइडिया थी कि वो अफगानिस्तान आएंगे, अफगानिस्तान से पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तान से इंडिया आएंगे, और इंडिया तब तक नहीं आ सकते हैं जब तक ये हमारा स्वॉर्ड आर्म जो है सिख, उसको हम कमजोर नहीं करते। तो इसके पीछे ये चल रही थी। और मिसेस गांधी को मैंने एक बार समझाने की कोशिश की, क्योंकि ज्ञानी जैन सिंह ने मुझे खास बुलाकर कहा कि इंदिरा गांधी को आप समझाइए, वो थोड़ा आपसे डरती है। मैंने कहा तो इमरजेंसी नहीं है, डरने की क्या बात है? तो उन्होंने कहा नहीं आप बात करिए, गलत काम करने वाली है। तो मैंने जाकर इंदिरा जी से बात की। मैंने कहा सिखों का हिस्ट्री आप जानते हैं, एक बार चोट लग जाएगी तो कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे। ये अंग्रेज़ों में देखा उधम सिंह का जो खांडा, वो जानते हो आप, आज़ादी में कभी एक दिन भी नहीं थके। इमरजेंसी में तो इतने हर दिन अमृतसर में सत्याग्रह होता था, इतना सत्याग्रह होता था कि जेल की जगह भी खत्म हो गई, तो उनको जाकर दूर जाकर मैदान में छोड़ के आते थे सिखों को। तो मैंने कहा कि ये मत गलती करिए। उसने उस समय इतना ही कहा कि मुझे तुम राजीव से बात करो। मैंने कहा नहीं मैं राजीव से नहीं बात करूँगा, आप प्राइम मिनिस्टर ये मत करिए, ये सोवियत रूस का साजिश है। अगस्त एंड में जब लोकसभा की 84 में जब लोकसभा की सेशन ख़त्म हो रही थी, तो कॉरिडोर में मिल गई थी इंदिरा गांधी, और यार के धवन उनके साथ थे। तो उन्होंने मुझे पूछा कहाँ थे आप, कहाँ चले गए? तो मैं आपको फ़ोन कर रही थी। राजीव गांधी के कारण मैंने पहले तो इमरजेंसी के बाद तो मैं उससे बात भी नहीं करता था, परंतु उसके बाद राजीव गांधी के कारण थोड़ा हमारी बात होती थी। तो उसने कहा तुमने जो बात कही, what you told me is correct, they are after me. And I said, but it is too late now. Nothing can be done. You have, the wound is there, that has to be healed. It was a big sacrifice of mine. तो ये होना ही नहीं चाहिए था ऑपरेशन ब्लू स्टार। और मैं आज भी नहीं मानता हूँ कि हाँ भिंडरेवाला थोड़ा गर्म दिमाग के थे, कभी गुस्सा में कुछ बोल देते थे। एक बार मुझे उन्होंने कहा, जब मैं ठहरने के लिए गया था उनके साथ, वहाँ एक फिरोजपुर में नियांग लोगों को CRP ने गोली से मार दी, 5 लोगों को। तो मुझे उन्होंने पूछा कि असली बात आप पता करके आओगे? मैंने कहा हाँ, मैं तो यहाँ 5 दिन हूँ, एक दिन चले जाऊँगा। तो मैं फिरोजपुर गया, वहाँ पता लगा कि नियांग बस के ऊपर बैठे थे और CRP ने अश्लील भाषा में उनको नीचे उतरने के लिए कहा,
4 तो शांतिपूर्ण उतर गए। एक ने गुस्सा में अपना कुछ हथियार दिखाई, तो सारे 5 को मार दिए उन्होंने, डर के मारे या अपनी ट्रेनिंग के अनुसार, जो मैं नहीं जानता। तो मैंने ये आकर भिंडरावाला को कहा ऐसा हुआ, तो उन्होंने कहा कि वो पंजाबी में बात करते, तो तू की करेंगे और समथिंग अंडरस्टैंड। तो ऐसे रखो तो मैं पार्लियामेंट जाके बोलूँगा, भाषण दूंगा, असलियत बताऊँगा। तब उन्होंने कहा नहीं पार्लियामेंट में कुछ नहीं होगा। तो मैंने कहा क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा देखो, बात उनको सरकार को समझाना है तो 5 के लिए 50 हिंदुओं को मारना है। तो मैंने कहा तो मैं हिंदू तुम्हारे सामने बैठा हूँ, मेरे से शुरू करो। फिर हंसने लगे। सब बात को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। तो जरूर मैंने उनकी भाषणों सुना है, मैं यहाँ भी कहता हूँ, सब जगह कहता हूँ, उस समय भी पार्लियामेंट में कहा। वो ड्रग्स के विरुद्ध में बोलते थे, लड़कियों की छेड़छाड़ के खिलाफ बोलते थे, धर्म के बारे में बोलते थे। ये जो बाद में कहा कि वहाँ लोग प्रेग्नेंट विमेन लेटे हुए हैं, ये है वो है, ड्रग्स बांटे जा रहे, सब झूठ था। इट इज टिपिकल रशियन डिसइंफॉर्मेशन। लेकिन हो गई। और ये भी ये सोचते थे कि कोई विरोध नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। जनरल सुंदर ने कहा कि 5 घंटे में ये सब कुछ नहीं है। और लगी 3-4 दिन लगी। ऑपरेशन ब्लू स्टार, उसके बाद ऑपरेशन मेटल, उसके बाद ऑपरेशन शॉक, उसके बाद ऑपरेशन वुडरोज। इसके लिए पूरा 1 हफ्ता लगा और अकाल तख्त की इनको दस्त कर दिया था। तो ये आपने इस थीम रखी है कि क्या इसकी विकल्प थी? विकल्प थी, बिकॉज पहले तो डिमांड्स क्या थे? भिंडरावाला ने मुझे भी कहा था, जब मैंने कहा कि ये खालिस्तान मांगना गलत है, तो उन्होंने कहा कि देने वाले देंगे तो मैं क्यों नाम कहूँ? लोग मुझे रोज कहते हैं मैं खालिस्तान मांग रहा हूँ, तो दे दो, मैं ले लूँगा। परंतु मुझे कोई, मैंने अपने तरफ से कभी कहा खालिस्तान होना चाहिए, कभी कहा नहीं। तो ये जो ऑल्टरनेटिव है, कई लोग उसमें लगे हुए भी थे। अब गुरुवाणी होना चाहिए, ऑल इंडिया रेडियो में गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस के ट्रेन चलनी चाहिए, ये सारी शराब के दुकानें को खाली करना चाहिए। इसको अरविंदर साहब को एक क्लियर एरिया करके, जैसे दुनिया में आपको वेटिकन दिखती है, वैसे कुछ ऐसी शुद्ध एरिया बननी चाहिए। ये सारी तो जायज़ डिमांड है और इसको मान लेना चाहिए था। मान लेते तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन माना नहीं। माना इसीलिए नहीं क्योंकि सोनिया गांधी, इंदिरा गांधी, इन सब सोवियत रूस के सामने झुकते थे। और सोनिया गांधी तो कहती थी कि सिखों के बारे कुछ नहीं करोगे तो मैं बच्चों को लेकर लंदन चले जाऊंगी, ये धमकी दिया था उन्होंने। तो इस माहौल में आप शिकार हुए। हम लोगों को भी हमारे दिमाग को में भय पैदा कर दिया। और मुझे तो उस समय ऐसे वो केसरी अखबार है, पंजाब केसरी, इतनी गाली पड़ती थी, मुझे लगता है भिंडरावाला को कम मिलती थी। तो ये एक हम लोगों को एक प्रकार से कैदी बनाकर ये हुआ है। और बहुत कम लोगों ने बोला। एक भाई फुल्का साहब की बात बिल्कुल सही है, चंद्रशेखर मैं दोनों थे, बस 2 ही लोग बोले। और हम लोगों को चुनाव में परेशानी हुई। मैं आपको बताने चाहता हूँ कि जिस लौंगेवाल राजीव गांधी की पैक्ट हुई, उसके बाद पहला फोन कॉल तुरंत साइन करने के बाद थोड़ी देर, 1-आधा घंटा के बाद लौंगेवाल का फ़ोन आया मेरे पास कि आपने चुनाव हारे हमारे कारण और आप संगरूर से लड़िए। तो मैंने कहा लोग पब्लिक क्या कहेंगे कि मैं यही अपनी सीट के लिए ये सारा किया है, तो ये तो लंबी बात चलेगी, इसके लिए मैं नहीं चुनाव लड़ूंगा और कहीं से जीत कर आऊँगा। वैसे भी हम बाद में उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के आए थे। तो ये धीरे धीरे सुलझ
सुलझाने के लिए हम लोगों को प्रयास करनी चाहिए। विकल्प था बातचीत से सुलझाने के लिए, और छोटी छोटी बातों में मामला रुक जाती थी। मैंने एक बार इंदिरा गांधी को कहा कि बेटा वालों को बुला बात क्यों नहीं करते हो, आफ्टर ऑल ही इज नाउ हेड ऑफ अ मूवमेंट एंड एवरी डे इज गेनिंग। तो उन्होंने कहा कि आप देखिए, ही इज वेयरिंग ए बेल्ट ऑफ बुलेट्स एंड ही गॉट गन एंड दिस एंड दैट, हाउ आई कैन मीट हिम। तो जब मैं वहाँ दोबारा गया तो गोल्डन टेम्पल में, तो संत जी ने मुझसे पूछा कि बीबी, उनको बीबी जी बोलते थे, बीबी जी ने कुछ कहा? तो आई सेड हाँ, वो कहते हैं कि आप ये जो पहने, बंदूक रखे, ये सब, इससे वो डरती है। तो उन्होंने कहा पंजाबी में कि क्या बात करते हो, परसों यासिर अराफात आया, वो तो पिस्टल रख के आया था, इसलिए उसको गला लगाया, तो मेरा इससे क्यों डरती है। तो इतना वेल इन्फॉर्म थे वो। तो बातचीत होती, उसको रोकने के लिए कांग्रेस के अंदर की जो झगड़ा थी, दरबारा सिंह, ज्ञानी जैल सिंह, ये रूस के जो लोग हैं, ये सारी चीज़, हरकिशन सूजी, ये सारे लोग किसी तरीके से सिखों के साथ और हिंदुओं के साथ एकता होनी नहीं चाहिए, इस प्रयास के हुई। और यदि हम उस समय, हमारे लोग जो हैं वो इस प्रोपेगेंडा में असर फंस नहीं जाते और जोर से कहते हैं नहीं इस पर समझौता होनी चाहिए, समझौता हो जाता, वो है विकल्प। देयर वाज एन अल्टरनेटिव वे, बट हम लोग इसके शिकार बने, दैट इज़ वाई वी आर पेइंग दिस हेवी प्राइस। अब क्या करना है, क्योंकि इसके अतिरिक्त अब ये 1984 नवंबर की राइट्स भी हुई, वो तो मैं आई विटनेस था, मैं दिल्ली में था उस समय। एक ही मदद कर सका, वो टैक्सी स्टैंड मेरे घर के बाहर, वो मैं उस समय पुराना किला रोड में रहता था, मेंबर पार्लियामेंट था, तो उसके टैक्सी स्टैंड सड़क के उस पार थे। तो उसने आकर कहा कि मुझे मेरा सारा टैक्सी को जला देंगे, आप कुछ कर सकते हो। तो मैंने कहा कि सारे जो हमारी लॉन थी बड़ी, उसमें टैक्सी को पार्क कर दे। उसने 7-8 टैक्सीज को पार्क करके चले गए। भीड़ तो आई, उन्होंने कहा कि हम आपसे हमारा कोई झगड़ा नहीं है, वो टैक्सी की जो है वो सरदार का है। मैंने कहा नहीं, वो सरदार का नहीं है, मेरा है, तो पहले तो मुझे पार करके जाना पड़ेगा। पर पता नहीं क्या हुआ, भीड़ फिर चले गई, और इतना ही मैं योगदान कर सकता, पर बाकी चीज़ों को तो मैं सिर्फ विटनेस था, साक्षी था। कितनी भयंकर चीज़, जिसको तो इंसिडेंट नहीं कह सकते हैं, ये तो जेनोसाइड है। और क्योंकि इसमें पूरा स्टेट का इन्वॉल्वमेंट था, और जो जेनीवा का जो जेनोसाइड कन्वेंशन है, उसकी डेफिनेशन के अनुसार तो ये जेनोसाइड बन सकती है। और मैं फुल्का जी से बात करूंगा, क्योंकि अभी पार्लियामेंट में एक क्वेश्चन के आंसर में गवर्नमेंट ने कहा है, यद्यपि हमने जेनोसाइड कन्वेंशन को रेटिफाई किया है, परंतु आर्टिकल 253 में इसको कानून नहीं बनाया, फिर भी कोर्ट्स में उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है कि ये सारे जो क्रिमिनल सेक्शंस हैं उसको जेनोसाइड कन्वेंशन के अनुकूल में और या उसके प्रारूप में उसको इंटरप्रेट करने की आवश्यकता है। तो जस्टिस जो जस्टिस सुन रहे हैं दिल्ली हाई कोर्ट में, उन्होंने मुझसे यही कहा था कि जेनोसाइड कन्वेंशन तो हमारे देश में लागू नहीं होती क्योंकि कानून नहीं बनी है, पर अब मुझे ये पार्लियामेंट के जवाब है, गवर्नमेंट के जवाब है, पिछले सेशन में ही दिया गया था। वो मैं समझता हूँ कि जो अभी जो ट्रायल्स चल रहे हैं नवंबर 84 को, उसको जेनोसाइड ट्रायल के रूप में बदलने की तो बड़ी तेज़ी से इसको ख़त्म हो सकती है। उसमें जो भी एविडेंस एक्ट हैं, सारे में अमेंडमेंट्स आएंगे, तो कभी भी आप बैठने चाहेंगे। मेरा बहुत एक होशियार एसोसिएट बैठा है यहाँ